चलो यार, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का आ गया है ना, 2 दिन पहले। तो वो हमको करना है, अभी तक बहुत देखे होगे। अब एक बार हमारा वाला भी देख लो। तो इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे है क्या? तो ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमको बताता है हमारे देश के इकोनॉमी का। हमने एक साल में कैसा परफॉर्म किया है, ये एनालिसिस हमको इकोनॉमिक सर्वे देता है। कौन से साल का? तो प्रीवियस ईयर का। अभी हम 2026 में है ना, तो ये हमको 2000 पूरा 25 में बताएगा दिसंबर तक के कि हमने क्या क्या किया है। ठीक, स्टेटस बताता है कि क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं कर पाए हैं, कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। ये सब सजेशंस भी ये देता है। तुमको हम क्लियर बता दिए कि ये डिटेल्ड रिपोर्ट है हमारे नेशनल इकोनॉमी का। ठीक, पुराने पिछले ईयर का। और ये 2025-26 के लिए आता है। 2025 से 26, 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक का तो यही फिनांशियल ईयर है। 1 अप्रैल से फिनांशियल ईयर बदल जाएगा। 1 अप्रैल से फिनांशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 2026-27 का। तो बजट जो आएगा वो 26-27 का बजट आएगा। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का 25 से 26 तक का जो अभी मार्च तक का रहेगा उसका आया है। उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे दिसंबर तक का डाटा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डाटा इसमें नहीं रहता है। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे, ये बेसिक फैक्ट हम देख लिए। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिश करती है। किसके गाइडेंस में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में, पब्लिश्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक, और इसको अप्रूवल कौन देता है? तो इसको अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ हो गई। अब ये कब से पब्लिश हो रहा है? तो जब से हम आज़ाद हुए हैं 1950-51 से ये पब्लिश हो रहा है। 1964 तक ये बजट के साथ ही पब्लिश हो जाता था। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट एक ही दिन पब्लिश हो जाता था। लेकिन 1964 के बाद हमने इसको अलग अलग कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे पहले पब्लिश करते हैं और बजट बाद में पब्लिश करते हैं। आज 1 फरवरी है ना, तो 1 फरवरी को आज बजट पब्लिश होगा। ठीक, 1 फरवरी को ही बजट आता है। कुछ फैक्ट्स देख लो कि ये बजट के पहले आने लगा, जो तुमको हम बताए। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी बात हाईलाइटेड है, जो भी सजेशंस इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये बस एक डॉक्यूमेंट है, डिटेल्ड एनालिसिस है। इसमें जो भी लिखा है वो गवर्नमेंट बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे कि ये मानना ही मानना है। ठीक, लेकिन फिर भी ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमारे इकोनॉमी का माना जाता है। कौन? इकोनॉमिक सर्वे। एक और चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इकोनॉमिक सर्वे आपको कराना ही कराना है। सरकार की मर्जी है, चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे ना भी कराए। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। लेकिन क्या बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है? तो हाँ, 112 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कराए हैं ना, बजट वर्ड नहीं लिखा है। तो ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ये बेसिक फैक्ट तुमको हम बताए। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का, इस बार का। इसमें 16 चैप्टर्स हैं। तुमने देखा होगा 15 लिखा है। ठीक है, 15 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन लास्ट वाला चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 16 हम कर दिए हैं। तुम 15 ही मान के चलो। ठीक, पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। पहला चैप्टर यही है। इस चैप्टर में कुछ नहीं, इस चैप्टर में पूरे दुनिया की कंडीशन बताई है। ये पूरा वर्ल्ड हो गया, इसकी कंडीशन बताई है कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। और यहाँ पे एक तरफ, दूसरे तरफ इंडिया से इसका कंपैरिजन किया है कि इंडिया में हालात कैसे चल रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या बताया है इकोनॉमिक सर्वे ने? देखो, पूरा दुनिया अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल ऑर्डर पे चल रहा है। ट्रम्प यूएस का अलग चल रहा है, वेस्ट एशिया में अलग कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है, इजराइल ईरान अलग लड़ रहे हैं, फिर से यूएस ईरान की टेंशन्स अलग चल रहे हैं, यूएस और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स अलग चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, सीरिया में गवर्नमेंट गिरी, बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिरी, नेपाल में गवर्नमेंट गिरी, पाकिस्तान की कहानी ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान में इतना टेररिज्म हुआ, इंडिया के साथ इतने ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुए। तो पूरी इकोनॉमी आज की डेट की जो है ये अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ट्रम्प इतने टैरिफ लगा दे रहे हैं, किसी भी देश पे कुछ भी सैंक्शंस लगा दे रहे हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल ऑर्डर आज का हो गया है। क्या ये करंट अफेयर में हम खूब डिस्कस किए हैं? दूसरा, थ्रेट
टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि मल्टीलैटरलिज्म पे थ्रेट है। अब मल्टीलैटरलिज्म मतलब होता क्या है? मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुत सारे कंट्रीज एक साथ कोऑपरेट होकर काम करते हैं ओवरऑल कलेक्टिव गुड के लिए। मतलब पूरी दुनिया एक साथ होकर काम करती है ताकि एक साथ सबका विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको हम बात करते हैं। तो देखो, पहले दुनिया फ्रेगमेंटेड थी, यूनिपोलर्स थे या फिर बाईपोलर वर्ल्ड आया, यूएस और यूएसएसआर की डोमिनेंस आई, फिर ये सब खत्म हुआ, धीरे धीरे हम मल्टीपोल्स के तरफ आए कि सब पावर में आने लगे। इंडिया ग्रो किया, चाइना ग्रो किया, जापान इधर ग्रो किया, वो तो पहले से ग्रो किया हुआ है। फिर अलग अलग देश उभरे ना, तो फिर अलग अलग देश कोलैबोरेट करने लगे, एक साथ आने लगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आने लगे। जैसे कि देखो ना, यूनाइटेड नेशन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, G20 एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 4-5 देश से ज़्यादा देश हों, उनको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, मल्टीलैटरल ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो मल्टीलैटरलिज्म के लिए एक थ्रेट है ना। आज की दुनिया तो टूट रही है, कैसे टूट रही है देखो, देखो आज की दुनिया तो टूट रही है। देखो, ट्रम्प विड्रॉ करते जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकला, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया, क्लाइमेट एग्रीमेंट से ट्रम्प ने, पेरिस एग्रीमेंट से खुद को बाहर निकाल रखा है। तो मल्टीलैटरलिज्म के लिए बहुत थ्रेट है। साथ ही साथ ट्रम्प टैरिफ भी लगा रहा है अलग अलग देशों पे, जिससे ट्रेड होना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रम्प सैंक्शंस भी लगा रहा है, जिससे हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे। अलग अलग सैंक्शंस उसने इम्पोज करे हैं अलग अलग कंट्रीज़ पे। तो पूरी दुनिया जो एक साथ होकर एक ग्रुप में काम कर रही थी, मल्टीलैटरल होकर काम कर रही थी, वो तो थ्रेट है ना। देखो, एक बात और रिलेट करना, इंडिया ने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमको अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से लिंक करना है, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से लिंक करना है। इसी ने करवाया था ना, यूएस वाले लोग ने, यूनाइटेड नेशंस ने ही करवाया था ना कि अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, इन्वेस्टमेंट आने दो, फॉरेन कंपनीज को आने दो। तो हमने ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया। अब कर तो दिया, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही देखो मल्टीलैटरलिज्म के लिए खतरा बन गए हैं। ट्रम्प इतने ज़्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल हो गए हुए हैं कि इससे जो मल्टीलैटरल दुनिया थी, अलग अलग देश जुड़े हुए थे, उन पे थ्रेट आ गया है। कैसे थ्रेट आ गया है देखो, इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ चुके हैं। देखो कैसे, यूएस ग्रीनलैंड का इशू, यूएस ग्रीनलैंड का इशू, इंडिया पाकिस्तान का इशू, इंडिया पाक, रसिया यूक्रेन, ये रसिया यूक्रेन हो गया, यूएस चाइना, फिर से ईरान इजराइल, यूएस इजराइल, सीरिया में गवर्नमेंट गिरी, बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिरी, नेपाल में गवर्नमेंट गिरी, म्यांमार में भी सरकार नहीं है, अफगानिस्तान में भी सरकार नहीं है। ये आधा से ज़्यादा दुनिया तो तुमको हम लिख के दिखा दिए कि कितना बवाल मचा हुआ है। आर्कटिक रीजन में यूएस का ग्रीनलैंड को लेकर एक्सपेंशन चल रहा है, यूरोपियन यूनियन एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो चीज़ें कितना आइसोलेटेड वे में जा रहा है, सब अपने अपने मतलब का काम कर रहा है ना। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़ गए हैं, जिससे कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड के लिए एक खतरा है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। तो हम कितनी बार करंट अफेयर में ये पढ़े हैं, तुम बताओ। इससे तो GS2 में सवाल भी आया हुआ है इस बार पॉलिटिकल साइंस में। ये PSIR पेपर 2 में आया है या GS2 में ही आया है, तुम देखना 2025 का पेपर देखना, आया हुआ है क्वेश्चन। और हम लोग किए हैं जून जुलाई में मल्टीलैटरलिज्म कि द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल टू यूनिपोलर फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर, यही हेडिंग था उस आर्टिकल का और उसको हम किए थे। दूसरा खतरा क्यों है, दूसरा और क्या चीज़ हो रहा है दुनिया में, तो वेपनाइजेशन हो रहा है एनर्जी और फाइनेंस का। पैसे और एनर्जी को वेपनाइज कर रहे हैं कंट्री। कैसे, चाइना कहता है क्रिटिकल मिनरल नहीं देंगे, यूएस कहता है लोन नहीं देंगे, पैसा चाहिए तो ये काम करो। अलग अलग विड्रॉ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस से यूएस, ताकि फाइनेंस ना देना पड़े। तो एनर्जी का, फाइनेंस का वेपनाइजेशन हो रहा है। एक टर्म हम कितनी बार करंट अफेयर में यूज़ करते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। जैसे कि चाइना क्रिटिकल मिनरल दे रहा है, क्रिटिकल मिनरल हमको चाइना से मिल रहा है, तो चाइना कल हमको कहेगा कि भैया एक काम करो, चाइना के जितने भी गुड्स इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, तभी तुमको क्रिटिकल मिनरल्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स को इसने वेपनाइज कर दिया ना, क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार बनाकर इंडिया पे प्रेशर बना रहा है कि 0% कर दो टैरिफ को, नहीं तो तुमको हम क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे।
तो वेपनाइजेशन ऐसे होता है, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, हम बार बार टर्म यूज़ किए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि एनर्जी और फाइनेंस का वेपनाइजेशन हो रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कंपटीशन बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कंट्रोल लग रहा है टेक्नोलॉजी पे। कैसे लग रहा है? देखो, हम एक चीज़ बार बार तुमको डिस्कस किए हैं कि रसिया हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है किसी भी प्रोडक्ट का, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट रसिया अगर हमको देता है तो वो हमको उसकी टेक्नोलॉजी देता है ताकि हम भी बना सके। जैसे कि ब्रह्मोस की दिया है और भी बहुत सारी चीज़ों की। ब्रह्मोस तो हमारा भी इन्वेंशन था, जॉइंट कोलैबोरेशन में इंडिया रसिया बनाए हैं, लेकिन रसिया ओवरऑल हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, ठीक। लेकिन यूएसए नहीं करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं नहीं, बस सामान ले जाओ, टेक्नोलॉजी लेकर क्या करोगे, जब ये सामान खत्म हो जाए वापस आना, वापस खरीद लेना। तो यूएस हमको बस कस्टमर बना कर रखना चाहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि बस हम कस्टमर बने रहें, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हम ग्रो कैसे करेंगे, हमको खुद भी तो बनाना है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट कंट्रोल लग रहा है। जो अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर टेक्नोलॉजी बन रहे हैं उसको दुनिया शेयर नहीं कर रही है, वो उसको वेपनाइज करके रख रही है कि वो उनको बस फ़ायदा कैसे दे। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल लग रहा है, ये भी हम देखते हैं, ठीक। और देखो, अब देखो ये इतनी सारी चीज़ हो रही है जो सब हम करंट अफेयर में डिस्कस करते रहते हैं। तो इससे जो फ्री ट्रेड वाला हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि दुनिया फ्री ट्रेड में जा रही है, इससे फ्री ट्रेड साइन करो, उससे फ्री ट्रेड साइन करो, इंडिया ने इससे कर लिया, यूके से हो गया। तो हम जितना ये फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि दुनिया फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रही है ओवरऑल इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड, ये सिर्फ एक अपवाद है, ये सब एक झूठी बातें हैं। स्पेक्टिज्म अबाउट फ्री ट्रेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डाउटफुल है कि सही में फ्री ट्रेड हो रहा है कि बस ये नाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्योंकि अगर सही में फ्री ट्रेड होता तो इतना ये विवाद सब क्यों हो रहा है? तो फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट आया है इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता है इकोनॉमिक सर्वे कि इतना अनसर्टेनिटी तो पूरे दुनिया में घूम रहा है, तो फ्री ट्रेड काहे का होगा, सब मतलब की डील होगी। तो फ्री ट्रेड पे एक सवाल खड़ा किया है इस इकोनॉमिक सर्वे ने कि क्या पूरी दुनिया में जो फ्री ट्रेड चल रही है क्या वो सही में फ्री ट्रेड है? देख कर तो लगता नहीं है, ये सारे पॉइंट्स तो बता नहीं रहे हैं कि ये फ्री ट्रेड है, ठीक। ये तो बस ज़रूरत लग रही है। यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड साइन कर लिया है इंडिया के साथ, अभी निगोशिएशंस में है, वो 27 देश एग्रीमेंट अप्रूव करेंगे तो वो फाइनलाइज हो जाएगा। क्या लगता है इंडिया से बहुत प्यार आ गया है क्या? नहीं, उसको ज़रूरत है इसलिए आया है, इतना ही ध्यान रखना। ज़रूरत की दुनिया है, ज़रूरत थी तभी तो 20 दिन पहले तुमको हम बोल दिए थे कि ये लोग करेंगे, कॉपरेट कर रहे हैं, पीछे से कभी ना कभी सामने आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया का जो प्राइमरी बैलेंस है वो ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे दुनिया की जो प्राइमरी बैलेंस है वो डिटोरिएट कर रहा है, लेकिन इंडिया और ब्राज़ील ने खुद को मेंटेन करके रखा है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। तो ये कुछ नहीं है, तुमको हम इकोनॉमिक्स के बजट वाले चैप्टर में जो हम बजट का वीडियो डाले हैं जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बजट दोनों एक साथ कराए हैं, उसमें एक टर्म कराए हैं प्राइमरी डेफिसिट। यही ये प्राइमरी डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट जो है पूरे दुनिया का बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, वो घटता जा रहा है, लेकिन इंडिया और ब्राज़ील ने इस मामले में अच्छा परफॉर्म किया है, नुकसान कम है इंडिया और ब्राज़ील का। सबसे अच्छा तो इंडिया ने परफॉर्म किया है, ये ध्यान रखना, लेकिन पूरी दुनिया का जो नुकसान है वो डिटोरिएट करते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है और ज़्यादा, पूरी दुनिया ज़्यादा नुकसान में है। इंडिया और ब्राज़ील ने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखा है, अच्छा काम किया है, ये ध्यान रखना। पूरी दुनिया की कंडीशन ख़राब हुई है, क्योंकि ये देखो पहला जो चैप्टर है वो स्टेट ऑफ इकोनॉमी, पूरा दुनिया का हमको कहानी बता रहा है, ठीक। ये चीज़ समझ में आई? आगे देखो, सॉवरेन यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो लोन देने पे सरकार, जो गवर्नमेंट, सॉवरेन यील्ड्स मतलब गवर्नमेंट का लोन, तो गवर्नमेंट जो भी लोन दे रही है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रही है, तो लोन महंगा हो रहा है, पूरे दुनिया में आसानी से मिल नहीं रहा है, ठीक। लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्ट्रांग है। इंडिया, अब यहाँ से इंडिया की बात आ गई है, ये इंडिया की बात थी, अब इंडिया की बात यहाँ से देखो। तो इंडिया ने अपना ग्रोथ का जो मोमेंटम है उसको मजबूत रखा है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने अंदाज़ा लगाया है कि जो हमारा फिनेंशियल ईयर 2026-27 का होगा, मतलब 26-27 आने वाला जो साल है, अभी 26 तो आ गया है, लेकिन फिनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से आएगा ना 2026 का, 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा। तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने अंदाज़ा लगाया है कि जो 2027 का फिनेंशियल ईयर होगा उसमें इंडिया 6.8 से लेकर 7.2 के स्पीड से ग्रो कर सकता है,
ठीक, ऐसा अंदाजा अगले साल के लिए, आने वाले साल के लिए लगाया गया है। अभी करंट ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की? अभी 2025 की करंट ग्रोथ रेट है 7.4%। ये बस दिसंबर 2025 तक का है। और ऐसा मेंटेन, मतलब ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना बचा है ना इस फिनेंशियल ईयर का, इसमें भी यही ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रहेगा। तो चिंता मत करो, मार्च अप्रैल में एक और छोटा सा ऐसा डाटा आता है जिसमें हम देख लेते हैं कि फाइनली हमारा ग्रोथ रेट क्या हुआ। और ये ना भी देखें तो इसी ग्रोथ रेट को ट्रेजेक्ट्री बनाकर हम अपने आंसर राइटिंग में लिखते जाएंगे, कोई गलत नहीं करेगा, इसी का डाटा यूज होगा। ठीक, तो भूल जाओ, एक साल का इकोनॉमिक सर्वे तुम्हारा हो गया। तुमसे अगर कोई पूछेगा कि करंट ग्रोथ रेट क्या चल रही है इंडिया की, तो यही बताना। और ये सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है, पूरे दुनिया में सबसे अच्छा ग्रो हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। 7.4% से इंडिया की 2025-26 की फिनेंशियल ईयर ग्रो की है। और इस ग्रोथ में सबसे मेन रोल कौन प्ले किए हैं? तो प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट मतलब हम और तुम जो कंजम्पशन कर रहे हैं ना, हम मोबाइल खरीद लिए, टैबलेट खरीद लिए, एक पेन खरीद लिए, तुम एक लैपटॉप खरीद लिए, तुम एक कपड़ा खरीद लिए, तुम एक कुरकुरे खरीद लिए, ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है इससे ग्रोथ हुआ है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ हुआ है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो सरकार की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया है, हमारे जो एंटरप्रेनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे ग्रोथ ये 7.4% अचीव हुआ है। मतलब और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन ड्राइवर्स कौन है? प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। जीएसटी 2.0 जब हम कराए हैं तुमको अभी टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया में, तो तुमको हम बताए हैं ना कि गवर्नमेंट का एक और एम था जीएसटी 2.0 में कि जीएसटी को नीचे किया जाए, कम किया जाए, ताकि प्राइवेट कंजम्पशन इनहेंस हो। गवर्नमेंट इसीलिए तो प्राइवेट कंजम्पशन को प्रमोट की है, क्योंकि लोगों को चीज़ अगर सस्ता मिलेगा, जीएसटी कम देना होगा, तो उस प्रोडक्ट की दाम कम हो जाएगी। अब कोई प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होगा ना। मान लो आज एप्पल का आईफोन 50,000 में बिकता है, कल से एप्पल का आईफोन 10,000 में मिलने लगे, तो एप्पल के आईफोन की कंजम्पशन बढ़ेगी ना। तो जीएसटी जो 2.0 लाई थी ना, जिसमें सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया, टैक्स के स्लैब्स को चेंज किया, टैक्स रेट में भी चेंजेस लाए, वो इसीलिए लाए ताकि प्राइवेट कंजम्पशन प्रमोट हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। तो हुई है, इंडिया को फायदा मिला है, 7.4% से इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक, अब जब जीडीपी कराए थे तो उसमें तुमको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बताए थे, अलग अलग तरीका होता है जीडीपी निकालने का। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि इंडिया की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो है 7.3%। ग्रॉस वैल्यू एडेड सिंपल जान लो, ये मान लो 100 रुपये की एक ज़मीन है, इसकी वैल्यू अभी कितनी है? 100 रुपये। अब हमने इस ज़मीन में ये चावल की खेती कर दी, राइस उगा दिया पूरे ज़मीन में, तो अब इस ज़मीन की कीमत थी बस 100 रुपये, बस लैंड की कीमत थी 100 रुपये, लेकिन अब इस ज़मीन पे चावल भी आ गया है ना, तो अब इस ज़मीन की कीमत हो जाएगी 150 रुपये, क्योंकि 50 रुपये का तो चावल उगाए हुए हैं। अब ये चावल तैयार हो गया, अब ये चावल रेडी है खाने लायक, ठीक, एकदम ये चावल रेडी हो चुका है, तो अब इसकी कीमत हो जाएगी 200, क्योंकि ये तैयार चावल वाली ज़मीन है। अब इस चावल को काट कर हमने पैकेज कर दिया और बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेज दिया, और वहाँ पे वो चावल का इस्तेमाल कर कर अलग अलग पैकेज्ड फूड कुछ भी बना रहे हैं। टोमेटो, मान लो यहाँ टोमेटो होता, टोमेटो तैयार होता, टोमेटो आई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बना देते टोमेटो केचप, तो दाम बढ़ता ना। तो ये हर एक स्टेप पे कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसी को हम वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी निकालते हैं। जैसे कि 100 से 150, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ है? 50। फिर यहाँ पे आ जाओ 200, ये 150 से 200, तो यहाँ कितना वैल्यू ऐड हुआ? 50। फिर ये 200 से मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ चीज़ का दाम हो जाए 300, तो यहाँ कितना वैल्यू एडेड हुआ? 100। तो 100 और 50, 50, 200 रुपये इंडिया की जीवीएआई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऐसे निकालते हैं। ठीक, कि वैल्यू एडिशन हर एक नेक्स्ट स्टेप में इंडस्ट्रीज कितनी कर रही है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड तुमको हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डीप में कराए हुए हैं इकोनॉमिक्स में। तो इससे हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ने कितना ग्रोथ किया है, कितना वैल्यू एडेड किया है। तो 7.3% से हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रो किया है, अच्छा है ये। ठीक, पहला चैप्टर हमारा इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट, पहला चैप्टर यही था। दूसरा चैप्टर देखो, फिस्कल डेवलपमेंट, एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। इसमें कुछ नहीं, अभी बजट में तुमको सरकार की फिस्कल पॉलिसी बनाए हैं, उसी के बारे में दे रहा है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में ही है। तो इंडिया की फिस्कल पॉलिसी अच्छी रही है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कमा है। 2021 में ये 21% था, ठीक, और 2025 में ये कितना है? 4.4% है। और ये तो फिस्कल डेफिसिट है, और तुमको हम एक प्राइमरी डेफिसिट भी कराए हैं ना, प्राइमरी डेफिसिट जो तुमको अभी ऊपर यहाँ चर्चा कराए,
ये वाला प्राइमरी बैलेंस वाला। तो इंडिया में ने प्राइमरी डेफिसिट को भी अपने कम किया है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट देखें 2025 का, तो इंडिया का मात्र प्राइमरी डेफिसिट 0.8% है और फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। प्राइमरी डेफिसिट में से जो पुराना इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं पुराने लोन्स को, उसको माइनस कर देते हैं, याद आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट में से पुराना जितना लोन पे हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो माइनस कर देते हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट आता है। याद करो, कराए हैं अभी 4 दिन पहले बजट के चैप्टर में, ठीक है? तो वो कोई कुछ चीज़ हम रोक के कराए थे, तो इसी सब पर्सपेक्टिव से रोक के कराए थे कि वो माइंड में रहेगा। तो 2025 में हमारा फिस्कल डेफिसिट तो 4.4% है, जो कि 2021 में 21% था, तो हमने मैसिव रिडक्शन किया है। और जो हमारी प्राइमरी डेफिसिट है वो 0.8% हो गई है 2025 में, मतलब 1% भी नहीं है, ठीक? तो हमारी फिस्कल डेफिसिट बहुत कम हुई है, ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। अब अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये चैप्टर हमको कराना है, बस एक यही टेक्निकल चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स में हमको कराना है, वो है फिनेंशियल मार्केट। तो ये क्रेडिट जो होता है, इसको लोन मान लो अभी आसान में, तो लोन देने वाली, बॉन्ड्स जारी करने वाली कंपनी होती है कि कौन सा देश अच्छा लोन दे रहा है, कौन सा देश का बॉन्ड्स अच्छा है, कौन सा देश का शेयर्स अच्छा है। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार DBRS है, SP ग्लोबल रेटिंग है, R&I है। तो ये 3 का नाम इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है कि ये 3 क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स हैं 2025 के, जिन्होंने इस 3 ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, कि इंडिया की जो रेटिंग है क्रेडिट, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में, वो इन्हेंस हुई है, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो पूछ सकते हैं कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग अच्छी हुई है कि खराब हुई है। अब इस पॉइंट को हम इकोनॉमिक्स का फिनेंशियल मार्केट जब करेंगे तो तुमको लिंक कराएंगे। अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, कारा जिनको हम बोलते हैं, CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये रेट करते हैं हमारे कंट्री के परफॉर्मेंस को, कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट, लोन वाला मार्केट कैसा चल रहा है। तो तुमको छोटा सा 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है यार, परेशान नहीं होना है, करा देंगे। अभी के लिए बस ये जानो कि इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि अलग अलग जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ना, जैसे मॉर्निंग स्टार, DBRS, SP ग्लोबल रेटिंग, R&I, ये सब ने इंडिया की रेटिंग को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ हुई है। ये तीनों ग्लोबल एजेंसीज हैं जो रैंकिंग करती हैं, क्रेडिट रैंकिंग करती है कि कौन सा देश अच्छा है, ठीक? साथ ही साथ हमारी रेवेन्यू बायोंसी अच्छी हुई है। रेवेन्यू बायोंसी मतलब जितना GDP हो रहा है उसके कंपैरिजन में टैक्स कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है। मतलब देखो ना कि टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हुआ है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बढ़ा है। मतलब अगर सरकार की कमाई 100 रुपये टैक्स से हो रही है ना, तो 59 रुपये तो सरकार डायरेक्ट टैक्स से कमा रहा है। ये तो पिछले ईयर भी इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि सरकार की कमाई डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से थोड़ा वो कम कमा रहा है, अगर हम सरकार की ओवरऑल कमाई देखें तो इस बार का टैक्स कलेक्शन भी इन्हेंस हुआ है। ज़्यादा कमाई किससे हो रहा है? डायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स सब करा चुके हैं, ठीक? इनकम टैक्स भी बढ़ गया है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया है, हमारा डेफिसिट कम हुआ है, पहले ही बताया है। GST कलेक्शन बढ़ गया है। GST 2.0 रिफॉर्म के बाद हमारा टैक्स स्लैब और इम्प्रूव हुआ है, जो तुमको हम सारा इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग में करा चुके हैं, करंट अफेयर में करा चुके हैं, इकोनॉमिक्स का टैक्स स्ट्रक्चर चैप्टर में करा चुके हैं। बोलो कराए हैं कि नहीं? GST 2.0 पे आंसर राइटिंग तक नोट्स में डाला है, तुम लोग को कहे थे लिखना, और करंट अफेयर में तो देख ही रहे हैं। फिस्कल ट्रांसपेरेंसी इंडिया में इंप्रूव हुई है। और एक और फैक्ट ध्यान रखना, इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। पहली बात यहाँ तक देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया में राइज किया है। याद करो, बजट में पढ़ाए हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया में बढ़ा है। साथ ही साथ सेंटर ने ये इंश्योर किया है कि जितने भी स्टेट्स हैं, भारत के राज्य हैं, UP MP, वो भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2.4% तक रखें GDP का। सपोज UP की GDP 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये का UP 2.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। उसी तरीके से MP की GDP अगर मान लो 80 रुपये है, तो MP इस 80 रुपये का 2.4% GDP का हिस्सा
कैपेक्स पे खर्च करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा। बिहार की जीडीपी मान लो 60 रुपये है, तो इस 60 रुपये का 2.4% बिहार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा। मतलब सरकार, देश की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी है, पूरा देश आगे बढ़ा है, लेकिन देश आगे कब बढ़ेगा? जब देश में जो स्टेट्स हैं वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो सेंटर ने ये इंश्योर किया है कि इंडिया के ऑलमोस्ट जितने स्टेट हैं वो अपने 2.4% का जीडीपी का हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए। तो स्टेट्स ने भी अच्छा काम किया है, 2.4% अपने जीडीपी का हिस्सा खर्च किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ये ध्यान रखना। और ये सब तो तुमको करा दिया, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, इनकम टैक्स अच्छा हुआ, डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई ज़्यादा हो रही है, डेफिसिट कमा है, जीएसटी कलेक्शन इनहेंस हुआ है, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी आई है। तो ये थी सरकार की फिस्कल पॉलिसी, दूसरा चैप्टर। अब तीसरा हो जाओ, अब मॉनेटरी पॉलिसी देखो। आरबीआई जो करता है रेपो रिवर्स रेपो, याद आया बैंकिंग में? तो मॉनेटरी मैनेजमेंट देखो, और जो फिनेंशियल इंटरमीडिएशन आरबीआई करते रहता है, आरबीआई बीच बीच में आकर कूदते रहता है ना, इंटरमीडिएट करते रहता है ना, रेपो बढ़ा दिया, रिवर्स बढ़ा दिया, कभी सीएलआर कम किया, कभी एसएलआर कम किया, कभी ओपन मार्केट ऑपरेशन कर दिया। तो आरबीआई जंप करता है ना मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। अलग अलग तरीका कराए हैं, कैपिटल फ्लाइट एक आर्टिकल कराए थे जिसमें आरबीआई डॉलर बेचने चला आता है मार्केट में। तो अलग अलग आरबीआई इंटरवेंशंस करते हैं। तो देखो, इस बार का जो एक साल रहा है इसमें रेपो रेट डिक्लाइन हुआ है, रेपो रेट कम हुआ है, मतलब सस्ता लोन मिला है, और सस्ता लोन मिला है लोगों को, इसीलिए यहाँ पे जो मेन ड्राइवर्स हैं वो हैं प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन क्यों बढ़ा है? प्राइवेट कंजम्पशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि आम प्राइवेट लोगों के हाथ में पैसा आया है। पैसा कहाँ से आया है? क्योंकि आरबीआई ने सस्ता लोन बांटा है। सस्ता लोन बांटा है तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। अब सस्ता लोन आरबीआई दिया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इकोनॉमी में ग्रो की है, लोगों के पास भी पैसा आया है, तो लोग फिर वापस कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये साइकिल है। देखो ना, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही ग्रो किया है। और इस साल आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, कम रखी है। तो रेपो रेट कम रखी है तो इससे क्या होगा? लोगों को लोन सस्ता मिलेगा। लोन सस्ता मिलेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट ही तो करेंगे, कंजम्पशन ही तो करेंगे। तो देखो, साबित हो रही है, चीज़ें किए हैं ना ये सब बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स, ये जब हम इकोनॉमिक्स का बैंकिंग वाला चैप्टर कर रहे थे तो किए हैं ना, अलग अलग आंसर राइटिंग तुमसे करवाए हैं ना, डेप्रिसिएशन, रेपो रेट, इन सब पे। तो और फैक्ट लेते जाओ, अभी तो आगे देखते जाओ, अभी तो तीसरे चैप्टर पे हैं। एमएसएमई का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। एमएसएमई का क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ मतलब एमएसएमई को लोन आसानी से मिली है। बैंक का ओवरऑल हेल्थ अच्छा हुआ है। बैंक का हेल्थ इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि एनपीए डिक्लाइन हुआ है। एनपीए भी बैंकिंग में तुमको करा चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किनको हम बोलते हैं? बैंक का जो लोन लिया हुआ है, अब वो लोन कोई चुका नहीं रहा है। जैसे अलग अलग डिफॉल्टर्स है ना, विजय माल्या, ये लोग हैं ना, तो पैसा लेके बैंक का भाग गए हैं, तो उन्होंने एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर दिया। अब वो बैंक का पैसा चुका नहीं रहे हैं। तो वो जो पहले एनपीए ज़्यादा होता था, लोन डिफॉल्टर्स ज़्यादा होते थे, तो वो एनपीए बैंक का कमा है। मतलब बैंक को अब कम लोग बेवकूफ़ बनाकर भाग पा रहे हैं। बैंक ने अपना एनपीए को डिक्लाइन किया है, उसका जो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता था, लोग पैसा नहीं चुकाते थे, वो कमा है। तो इससे बैंक की हेल्थ अच्छी हुई है। सरकार के पेंशन सब्सक्राइबर स्कीम्स में बढ़ोतरी हुई है। सरकार इस बार अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है ना, अलग अलग जो तुमको कराए हैं कि लोगों को हमको पेंशन्स के साथ जोड़ना है। इंडिया की 90% इकनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर वाली है, इसको हमको जोड़ना है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम पेंशन में आए। सरकार अलग अलग पेंशन योजनाएं चलाती हैं, तो उस पेंशन में सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, मतलब लोगों ने खुद को सब्सक्राइब किया है। तो इंडिया में पेंशन सेक्टर भी ग्रो किया है। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर भी ग्रो किया है। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस भी, जो हेल्थ के लिए, जीवन के लिए लोग लेते हैं, वो भी बढ़ा है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बढ़ा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी राइज किया है, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। कैपिटल मार्केट भी डेवलप किया है। कैपिटल मार्केट वही शेयर बॉन्ड्स वाला। अभी के लिए बस इतना ही समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें हम करते हैं। अभी बस एक यही चैप्टर जो तुमको हम पहले भी बोले हैं, फिनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट कराना है, वो तुमको हम कराएंगे। तो कैपिटल मार्केट भी इंडिया का बहुत अच्छा से ग्रो किया है। वुमेन्स को लोन अच्छे से मिला है। वुमेन्स को जो लोन्स मिलता है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। प्राइमरी मार्केट ग्रो किया है। और एक तुमको हम लोन का अभी करंट अफेयर में बार बार कराए हैं, जो इसमें यूपीएससी ईपीएफओ में सवाल भी आया है,
पीएम मुद्रा योजना 3 तरीके का लोन देता है, शिशु, तरुण, वयस्क, 3 तरह का लोन मुद्रा योजना में मिलता है। ये नॉन फार्म लोन है, एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं मिलता है। ये एमएसएमई को ग्रो कराने के लिए, इन्वेस्टमेंट कराने के लिए ये लोन दिया जाता है। तो पीएम मुद्रा योजना तुमको हम कराए हैं अच्छे से, करंट अफेयर में 2-3 बार कराए हैं। तो इस पीएम मुद्रा योजना में जो लोन सरकार देती है वो लोन देने में बढ़ोतरी हुई है, इन्हेंस हुआ है वो। तो ऐसे ऐसे हमारा फिस्कल पॉलिसी है। तो सरकार, बैंक और गवर्नमेंट ने कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करके रखा है, ये पूरी 1 साल की कहानी है। अब तुम बता दो कि इसमें से कुछ ऐसा चीज़ है जो तुमको हम करंट अफेयर में नहीं कराए हैं। याद करो, एक चैप्टर तुमको इंश्योरेंस कराए हैं, 15 दिसंबर को कैपिटल फ्लाइट कराए हैं, 16 दिसंबर का जरा टॉपिक देखना, उसमें इंश्योरेंस लिखा हुआ है। इंश्योरेंस के फायदे नुकसान सब लिखा हुआ है। 100% इंश्योरेंस अलाउ किया है सरकार ने एफडीआई सेक्टर में, याद करो। कराए थे, ऐसा न्यूज़ आया था, दिसंबर में ही कराए हैं। रेपो रेट कम हुआ है, कितनी बार कराए हैं कि इंडिया में अभी रेपो रेट चल रहा है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है, कितनी बार तुमको कराए हैं। कैपिटल फ्लाइट कराए हैं कि नहीं, कि हमारे यहाँ से डॉलर का फ्लाइट हो रहा है, ये सब कुछ करंट अफेयर में किया हुआ है। एनपीए तो स्टैटिक है। ये पेंशन सब्सक्राइबर इनफॉर्मल सेक्टर 90% है, इसको पेंशन के साथ जोड़ना है। गिग वर्कर्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, इनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं मिलता है, इनको पेंशन के साथ जोड़ना है। कराएं कि नहीं, यहीं से उठाना सारे कोर्ट्स। अभी तो ये टेक्निकल फिनेंशियल चीज़ें थी ना, अभी मेंस के एक्चुअल टॉपिक पे आओ ना। अभी तो धीरे धीरे चौथे चैप्टर पे ही आए हैं, 5वां 6ठा सब करना है। चलो, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखो। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर बाहर का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक, तो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड डिसरप्शन चल रहा है कि नहीं। ट्रंप का टैरिफ, सैंक्शंस, तो ट्रेड पूरा दुनिया में ग्लोबल लेवल पे डिसरप्ट चल रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम गया है, ई से एक्सपोर्ट, आई से इंपोर्ट कम गया है, क्योंकि टैरिफ है, रिस्ट्रिक्शंस इतने लगे हैं, तो कम जाएगा ही। लेकिन ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें भी अच्छा रहा है। इंडिया की जो मर्केंडाइज ट्रेड है, मर्केंडाइज ट्रेड मतलब जो गुड्स का ट्रेड कर रहा है, उसमें 5.9 का ग्रोथ हुआ है। मतलब ध्यान से समझना है इस बात को, इंडिया जितना इंपोर्ट करता है वो भी बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है। और अभी हमारा इंपोर्ट कितना है, 5.9% का इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट अगर बढ़ेगा, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमको व्यापार में नुकसान होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, तुमको हम बार बार कराए हैं कि अगर इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करेगा तो हमको उससे ट्रेड डेफिसिट होगा, व्यापार में नुकसान होगा, क्योंकि हम खरीद ज़्यादा चीज़ रहे हैं, बेच कम रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा हुआ है और हर साल होता है। लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन उतने स्पीड से नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमने अपना एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। देखो, इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है 2.4% से, लेकिन इंपोर्ट भी हल्का सा राइज किया है। तो ये ओवरऑल कंडीशन हमारा ठीक है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट तो हुआ है, व्यापार में नुकसान तो हुआ है। और वो अभी तक हर बार होता है, क्योंकि इंडिया अभी भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, इंपोर्ट पे हम ज़्यादा निर्भर हैं। अभी हम विकसित भारत बने नहीं हैं। हमारा टारगेट है कि हमको ट्रेड डेफिसिट ख़त्म करके एक्सपोर्ट इंटेंसिव इकोनॉमी बनना है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। लेकिन अभी हम कोशिश में लगे हैं, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचीव नहीं किए हैं। तो हर साल हमको ट्रेड डेफिसिट होता ही होता है। इस साल भी हुआ है, इंपोर्ट हमारा बढ़ा है, और इंपोर्ट बढ़ने के कारण इस बार थोड़ा सा ये ट्रेड टैरिफ ज़्यादा है। ठीक, जो ट्रेड डिसरप्शन है उससे ज़्यादा है, उसके कारण भी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, और जिससे हमको ट्रेड डेफिसिट हुआ है। तो ये हर साल होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि इंडिया को ट्रेड डेफिसिट हुआ है। लेकिन हाँ, ट्रेड डेफिसिट तो हुआ है क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा है, लेकिन हमने अपना एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। ठीक, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। अब आ जाओ सर्विस सेक्टर पे। तो ये तो गुड्स ट्रेड की हम बात की है। मर्केंडाइज ट्रेड मतलब सिर्फ इसमें गुड्स शामिल हैं, गुड्स, सर्विसेज नहीं है, ओनली गुड्स, हार्ड गुड्स। ठीक, अब सर्विसेज आ जाओ। सर्विसेज हमारा हमेशा पॉजिटिव में रहा है, सर्विस में हम हमेशा से बादशाह रहे हैं। सर्विस सेक्टर में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ पाता है। सर्विस मतलब अलग अलग जो सर्विस, एडवाइस, बैंकिंग सर्विस, टीचिंग सर्विस, ये सब हम दे रहे हैं, इसी को सर्विस में बोलते हैं। हम बाल कटवाने जाते हैं, बार्बर ने मुझे कोई सामान बेचा क्या? नहीं, उसने मुझे सर्विस दी, मेरे बाल को काट के सेट कर दिया, बियर्ड सेट कर दिया, मुझे अट्रैक्टिव बना दिया। मैंने उसको 100 रुपये दिया, लेकिन 100 रुपये के हिसाब से उसने मुझे 2 किलो बाल थोड़ी ना दिया है, वो तो मुझे सर्विस दिया है। हम गए हेड मसाज कराने, 100 रुपये दिए, उसने मुझे 15 मिनट हेड मसाज कर दिया। हेड मसाज करने के बाद हम बोल रहे हैं पे भाई 100 रुपये का सामान तो दो, क्या करेगा वो?
2-3 थप्पड़ मार के भगाएगा कि अरे दिए तो आधा घंटा तुमको हेड मसाज, तो कोई सामान थोड़ी ना बिका हमको, हमको तो सर्विस मिला हेड मसाज की। तो ये होते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक, तो सर्विस सेक्टर हमेशा से हमारे की ड्राइवर्स रहे हैं, हमेशा से इंडिया का ब्रह्मास्त्र रहा है, हमेशा से इंडिया का सर्विस सेक्टर पॉजिटिव में रहा है और इंडिया के ट्रेड परफॉर्मेंस का ये की ड्राइवर है। तो सर्विस सेक्टर हमेशा से सरप्लस में रहा है। सर्विस सेक्टर में हम 6.5% ग्रो किए हैं और हम ट्रेड सरप्लस में हैं, मतलब हम सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बहुत स्लाइट इंपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए हम सरप्लस में हैं, डेफिसिट में नहीं हैं। तो गुड्स वाला जो ट्रेड था ऊपर तुमको कराए हैं कि भारत ट्रेड डेफिसिट में गया है, लेकिन सर्विस में हम ट्रेड सरप्लस में हैं कि ज़्यादा बेचे हमें, खरीदे कम है। ठीक, लास्ट 5 सालों में इंडिया ने 8 FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इकोनॉमिक्स में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेपा सब करा चुके हैं, फ्रेंडशिप का लेवल याद करो, कराए हैं। तो 5 सालों में इंडिया ने 8 अलग अलग देशों के साथ FTA और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखते जाओ, मॉरिशस के साथ 2021 में, UAE के साथ 2022 में, ओमान के साथ अभी किया है। ओमान, इथोपिया, वेस्ट एशिया का कंट्री कराए हैं, दिसंबर में तुमको ओमान कराए हैं अभी। फिर से इंडिया UK मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कराए हैं, इंडिया यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कराए हैं। फिर से इंडिया UK एक ट्रेड डील नवंबर में आया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर में कराए हैं, 2025 में भी कराए हैं, 2024 में भी ये न्यूज़ में था। और इंडिया न्यूजीलैंड का जो ट्रेड डील हुआ है वो तो अभी कराए हैं तुमको, ये अभी कराए हैं, ये अभी कराए हैं, ये अभी कराए हैं। ये इंडिया अलग अलग देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी कराए हुए हैं। तो ये सब सारे देशों के साथ इंडिया का अभी हाल फिलहाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तुम लोग खुद बताओ किस पे आंसर राइटिंग कर चुके हो, इस पे किए 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 हो। ये मॉरिशस छूटा हुआ है क्योंकि ये 2021 का है, तो हमको ये पता है ना, कराएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में आ गया, मॉरिशस भी न्यूज़ में आ रहा है, चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर तुमको मॉरिशस दिखेगा, करंट अफेयर में तो दिखेगा, ये गारंटी हम बता रहे हैं। इसी 1 महीना ज़्यादा बोल दिए हैं, इसी 15, 20, 25 दिन में दिख जाएगा। ठीक, तो ये इंडिया के अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक देश तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, EFTA। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ यूरोपियन नेशन है, मतलब ये 3-4 देश मिलकर एक ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि यूरोपियन नेशंस के भी मेंबर हैं। इनके साथ भी इंडिया ने 2024 में ये डील FTA और सेपा साइन किया था। तो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेपा बढ़ते जा रहा है, इंडिया की ये प्रोग्रेस है। देखो ना, सर्विस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर देख ले, करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमिक्स में कराए हुए हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर गुड्स की बात करें, गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो गुड्स में तो इंडिया को नुकसान होता है हमेशा से। गुड्स जो अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स, अलग अलग सामान, अलग अलग रॉकेट्स मंगा रहे हैं, ये गुड्स है। तो गुड्स वाला जो सेक्शन है, मर्केंडाइज्ड इंपोर्ट, जो तुमको यहाँ बताए हैं, कंफ्यूज मत होना, ये वाला जिसमें तुमको हम गुड्स बताए हैं और ये सर्विस अलग बताए हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम देखें तो गुड्स वाला में तो निगेटिव है, हम नुकसान में गए हैं, लेकिन सर्विस हमारा पॉजिटिव में रहा है, सरप्लस में रहे हैं। FDI इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, करा चुके हैं FDI। इंडिया में रेमिटेंसेस बढ़ा है, रेमिटेंसेस बहुत करा चुके हैं करंट अफेयर में। रेमिटेंसेस इंडिया में खूब आया है और रेमिटेंसेस में तो हम टॉप मोस्ट पे हैं, रेमिटेंसेस रिसीवर में लास्ट ईयर भी थे, अभी भी हैं। ठीक, और ओवरऑल तुमसे ये सब हिसाब किताब, एक हिसाब ये किए, एक ये किए, एक ये किए, एक ये किए, ओवरऑल पूछेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है कि घटा है, तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा थोड़ा सा घट गया है। सिर्फ गुड्स के केस में पूछेगा तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, गुड्स हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया है। लेकिन गुड्स, सर्विस, FDI, रेमिटेंसेस सब का हिसाब किताब करने के बाद हम वापस से अपना बैलेंस फाइनल निकाले हैं, हिसाब जोड़े हैं, तब थोड़ा सा दिखता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हल्का सा कमा है, स्लाइट कमा है। ठीक, ये ध्यान रखना। इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स, अट्रैक्टिंग 114 बिलियन डॉलर। इंट्रोडक्शन यूज करेंगे, कंक्लूजन यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, पॉइंट्स यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, बताते हैं। पहले तो ये समझो, डिजिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेक्टर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन्हीं सब इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। अब ये ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड।
ब्राउनफील्ड। ठीक, अब याद करने का सिंपल तरीका है, ये एक जगह है, ठीक, यहाँ पे खूब हरे भरे जंगल निकले हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक ग्राउंड है ब्राउनफील्ड वाले में। ब्राउनफील्ड को इससे देखो, यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन बहुत पुराना एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत ओल्ड एयरपोर्ट है ये। ठीक, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करना है, ब्राउनफील्ड करना है। ब्राउनफील्ड में यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन बहुत पुराना एयरपोर्ट है, यहाँ पे कमियां बहुत हो गई हैं। और यहाँ ग्रीनफील्ड में अगर हम देखें तो ग्रीनफील्ड में देखो तो कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ सिर्फ हरे भरे जंगल बंगल हैं। सरकार आई, इस हरे भरे जंगल को काट दी और यहाँ पे एक नया हाईटेक एयरपोर्ट बना दिया, नया हाईटेक एक एयरपोर्ट बना दिया। तो ये बताओ कि हरा पेड़ काट कर सरकार ने एयरपोर्ट बनाया है ना, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हुआ। ये लॉजिक है याद करने का, अभी एक्चुअल डेफिनेशन भी बताएंगे। अब एक काम सरकार ने ये कर दिया, पेड़ को काटा, एयरपोर्ट बना दिया। तो अभी एयरपोर्ट बना दिया तो हरा पेड़ काट कर एयरपोर्ट बनाया ना, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में सरकार क्या करती है, ये एयरपोर्ट तो यहाँ बना हुआ है, सरकार कहेगी कि यार ये एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत पुराना हो गया है, यहाँ पे कुछ खास फैसिलिटी है नहीं, इसको रिनोवेट करो, इसको अपग्रेड कर दो। तो इसी को हम अपग्रेड करेंगे, रिनोवेट करेंगे, इस पे पेंट अच्छा लगाएंगे, इसके अंदर टेक्नोलॉजीज पूरा बदल देंगे, इसके अंदर का हुलिया बदल देंगे। मतलब कहते हैं ना कि घर को हमने रिनोवेशन करा लिया, तो ये रिनोवेशन करा लेंगे। ठीक, तो अब याद करने का उसूल ये है ना भैया, रुक जाओ, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हम उनको बोलते हैं जो पहला इन्वेस्टमेंट होगा। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा, पहली बार हम करेंगे, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था तो पेड़ था, जंगल था, झाड़ था, घास था, फूस था, वो हरे होते हैं, वो हरे दिखते हैं। अब इनको काट के हम पहली बार एयरपोर्ट बनाए हैं, तो इसीलिए ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट। अब मान लो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करती है, एयरपोर्ट बना हुआ है, 10 साल से एयरपोर्ट चला, अब ये एयरपोर्ट पुराना हो गया है, इसको रिनोवेट कराने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सरकार दोबारा से इस एयरपोर्ट को बनाएगी, ये हो गया ब्राउनफील्ड। तो सेकेंड बार में जो इन्वेस्टमेंट करती है, कोई ऑलरेडी बनी हुई चीज़ को और अच्छा बना दे सरकार, वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। और ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, बंजर ज़मीन है, हरे भरे घास उगे हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, उस ज़मीन पे सरकार अगर डेवलपमेंट करे तो हरे भरे घास पेड़ को हटा के ही करेगी, तो वो हो गया ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पहला इन्वेस्टमेंट होता है जो हम पहली बार किए, और ब्राउन फील्ड में हम रेनोवेशन करते रहते हैं, उसको रेनोवेट करते रहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो इंडिया लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी तो देखो, मतलब पहला इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिजिटल इन्वेस्टमेंट में। ग्रीन फील्ड मतलब फर्स्ट, तो इंडिया लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, मतलब बाहर से अलग अलग कंपनीज आकर इंडिया में ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रही है, मतलब पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रही है। कौन से सेक्टर में? डिजिटल इन्वेस्टमेंट में। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ग्रोथ, कुछ भी आए चिपकाना इंट्रोडक्शन। ठीक, और देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बफर स्टॉक है। हम कहते हैं ना कि आज अगर लड़ाई हो जाए तो हमारा देश कितने दिन तक सस्टेन करेगा, आज अगर पूरी दुनिया बैठ जाए तो हमारे पास कितने दिन के खाने के पैसे बचेंगे, मतलब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, हमारे बैकअप में पैसे कितने हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कितना है, जिससे अगर हम आज से बिल्कुल काम धंधा बंद कर दे तो कितने दिन तक हम बैठ के खा सकते हैं, उसको हम बफर स्टॉक्स बोलते हैं। तो इंडिया का बफर स्टॉक्स बहुत मजबूत है अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल शॉक, मतलब भविष्य में कोई भी एक्सटर्नल शॉक आए, इंडिया उस शॉक के लिए तैयार है, हमारे पास बहुत अच्छा बफर स्टॉक है। ठीक, 2015 से हमारा बफर स्टॉक्स डबल से भी ज़्यादा हो गया है, आज के डेट में $701.4 हमारा बफर स्टॉक है, आज का डेट मतलब 16 जनवरी 2026 की ये डेट है। इंपोर्ट कवर हमारा बढ़ गया है, इंपोर्ट कवर मतलब आज के बाद हमारे पास कोई भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं आए तो करेंट अमाउंट से हम कितना दिन का इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंपोर्ट कवर, कि आज से हमारा सारा धंधा बंद, जो पैसे हैं इसी में काम चलाना है, तो इस पैसे से हम कितने दिन तक इंपोर्ट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं इंपोर्ट कवर, तो वो बढ़ा है। और एक्सटर्नल डेप्ट इंडिया का कमा है, बाहर से जो हम उधार ले रहे थे वो कमा है, करंट अकाउंट डेफिसिट स्लाइटली कमा है, जो तुमको ऊपर यहाँ हम बताए हैं।
करंट अकाउंट डेफिसिट ओवरऑल स्लाइटली कमा है, लेकिन गुड्स की बात अगर हम सिर्फ करेंगे तो गुड्स में तो थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक, सर्विस में हमेशा से पॉजिटिव में हम रहते हैं, सर्विस में हमेशा से हम पॉजिटिव में हैं, सर्विस से हमेशा से हम सरप्लस में रहे हैं, नुकसान होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। ठीक, 5वां चैप्टर आ जाओ, इन्फ्लेशन कराए हैं बैंकिंग में। इंडिया रिकॉर्डेड लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन कंपैरिजन टू होल वर्ल्ड। अब इंडिया में इन्फ्लेशन को लेकर बहुत भसर मचा है इस बार भी कि इंडिया में इन्फ्लेशन लोएस्ट जा रहा है, लोएस्ट जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की हम बात करें ना तो पूरी दुनिया की तुलना में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा अच्छा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कम इन्फ्लेशन रेट रहा है बाकी दुनिया की तुलना में। बाकी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा तबाही है, महंगाई बढ़ी है, बहुत इन्फ्लेशन इनस्टेबिलिटी रही है, लेकिन इंडिया ने इसको मैनेज करके रखा है। इंडिया में इन्फ्लेशन में हाईएस्ट रिडक्शन आया है 1.4% हेडलाइन इन्फ्लेशन का। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, सब कराए हुए हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें फूड और फ्यूल शामिल होते हैं, याद आ गया, इसको भी याद करने का ट्रिक बताए थे। पेट्रोल और फूड हमेशा न्यूज़ में रहते हैं तो हेडलाइन हो गए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तुमको हम कराए हुए हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा हाईएस्ट रिड्यूस किया है 1.8% से पूरे दुनिया में एमॉन्ग मेजर इकोनॉमीज इन 2025। देखो ना, इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.8% से हाईएस्ट रिडक्शन हुआ है एमॉन्ग मेजर इकोनॉमी इन 2025। इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, इकोनॉमिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हैं कि इंडिया की फिनेंशियल और ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इतनी अच्छी रही है कि इंडिया ने हाईएस्ट रिडक्शन किया है अपने हेडलाइन इन्फ्लेशन में एमॉन्ग मेजर इकोनॉमीज एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस से तुमने एक इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया। अभी तो और है, अभी तो ये सब शुरुआत है भाई, देखते जाओ। हमारा फूड इन्फ्लेशन भी कमा है। अब ये क्यों कमा है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि सरकार और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने टाइमली इंटरवेंशन किया है, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस को कंट्रोल किया है। ठीक है, साथ ही साथ हमने प्राइस मैकेनिज्म अच्छे से इंश्योर करके रखा है जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन रेट स्टेबलाइज रह गया है। ठीक है, अब अलग अलग जो पल्सेस है ना, पल्सेस जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, उसका प्राइस इस बार काफ़ी वोलेटाइल रहा है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इंडिया ने उसको भी टाइमली इंटरवेंशन से मैनेज किया है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो फूड इन्फ्लेशन कमा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कमा है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, और सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का इंक्रीज कर रहा है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है, ऊपर ही बताए कराए हुए हैं। तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है, पूरे दुनिया के लिए बढ़ा है बिकॉज प्राइसेस ऑफ प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ा है। तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ा है, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए बढ़ा है, ये ध्यान रखना। ये हमारा इन्फ्लेशन का सिस्टम था। अब आ जाओ एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी बढ़ी है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, और डाइवर्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में मदद कौन कर रहा है, लाइव स्टॉक और फिशरी। तो क्या हमने तुमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में कराया है? फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA, PDS सिस्टम एग्रीकल्चर में कराया है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एग्रीकल्चर में कराया है। हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, लाइव स्टॉक क्या एग्रीकल्चर में कराया है? तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम क्रॉप्स के अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। तो हमने जो डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया है, इंडिया डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, तो इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किस सेक्टर से हो रहा है? तो लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा ग्रो किया है 6.1% से, और फिशरी 7.2% से, मतलब सबसे ज़्यादा फिशरी ने ग्रो किया है, सेकेंड नंबर पर लाइव स्टॉक ग्रो किया है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर से कोई सवाल आ जाए, या इन जनरल फिशरी और लाइव स्टॉक से सवाल आ जाए, डाटा रेडी है। इंडिया का लाइव स्टॉक सेक्टर 6.1% से ग्रो किया है एज पर इकोनॉमिक सर्वे, एंड इकोनॉमिक सर्वे इसको बोल रहा है कि लाइव स्टॉक और फिशरी ने लीड किया है वे को टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन। तो मान लो लाइव स्टॉक से कोई भी क्वेश्चन आया, हम इंट्रोडक्शन यही बनाएंगे एज पर इकोनॉमिक सर्वे द ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक्स इज अराउंड 6.1% in financial year 2025-26, and it is leading the way towards India's agricultural diversification journey. It is leading the way towards एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन फॉर इंडिया। उसी तरीके से फिशरी का बनाएंगे, किया हुआ है, डाटा मिला इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का। तो हमारा फिशरी और लाइवली स्टॉक दोनों बढ़ा है। बाकी ये सब टाइप टॉपिक बताओ तुम लोग आंसर राइटिंग किए हो कि नहीं, हम पढ़ाएं कि नहीं, छोड़ दो। ठीक,
एग्रीकल्चर हमारा कितना ग्रो किया है, तो 4.7% से हमारी प्रोडक्टिविटी हुई है। क्रॉप्स का भी ग्रोथ हुआ है 4% से। ये सब डाटा यूज़ करेंगे। मेन तो खेल यहाँ तुमको बता दिए, कुछ लिखे भी नहीं है और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार। बताओ कुछ लिखे हैं? 3 वर्ड्स हैं और इसमें एरो बनाकर परसेंटेज लिखे हैं। इसी से तुम्हारा एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बन जाएगा। यही है इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है, वो बड़ा बड़ा लाइन में लिखा है, हम छोटे वर्ड्स में लिख दिए। ठीक, लाइव स्टॉक 6.1% से ग्रो किया है, फिशरी 7.2% से ग्रो किया है, और यही दोनों ने पूरा लीडिंग वे संभाला है, कमान संभाला है इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन कराने का, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक, अब सर्विस सेक्टर स्पेशली आ जाओ। 7th चैप्टर हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए सर्विस को हमने एक अलग चैप्टर में भी डाला है। तो सर्विस सेक्टर हमेशा से रेजिलियंट और स्टीडी रहा है, हमेशा से ग्रो किया है। तुमको मुँह पर ही पता है कि सर्विस सेक्टर हमारा हमेशा से ग्रो किया है। कॉन्टिन्यू टू बी द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। हमारा से सर्विस सेक्टर हमेशा से आगे रहा है और हमेशा से मेजर ड्राइवर रहा है। इस बार भी सर्विस सेक्टर ग्रो किया है। देखो ना, सिटीज़ में, अर्बन एरिया में, जो सिटी वाला एरिया है, अर्बन और रूरल हम पढ़ते हैं ना, तो जो अर्बन वाला एरिया है उसमें इंडिया के अर्बन सेक्टर में 62% जॉब जो है अर्बन एरिया में वो सर्विस सेक्टर से आते हैं। और पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया का जो 30% जॉब है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ये पूरे इंडिया का 30% है। और सिर्फ शहरों की बात करेंगे तो शहरों में 62% जॉब सर्विस सेक्टर से आ रहा है। लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़, सर्विस सेक्टर को हम लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़ कहते हैं। तो सर्विसेज से कभी क्वेश्चन आएगा तो लिखना लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़ कहा है इकोनॉमिक सर्वे ने, यूज़ करना इस वर्ड को। तुमको हम अच्छा लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ी लिख दिए हैं लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़, लिखे इसलिए है कि इसका इस्तेमाल करो आंसर में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज़ किया है ना, तो तुम इसको यूज़ करोगे मतलब तुम इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हो। हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, तुरंत तुम्हारे इस लाइफ बर्ड ऑफ सिटीज़ से हम रेजोनेट कर लेंगे कि बच्चा पढ़ के आया है इकोनॉमिक सर्वे नंबर 2 इसको। ठीक, ऐसे चेकिंग होती है कॉपी। वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, वो अंदाज लगाते हैं कि ये बच्चे की डेप्थ क्या है, और वो अंदाज उनको 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये बच्चा जो 20 आंसर लिखा है, ये इसका 20 आंसर कितना दमदार होगा। वो 2 मिनट लगता है पता करने में। टीचर के घर से है ना, 20 साल कॉपी चेक होते हुए देखे हैं। जितनी उम्र है उतनी हम कॉपी चेकिंग होते हुए देखे हैं कि पेपर चेक टीचर करता कैसा है। तो मेरा पूरा फैमिली टीचर बैकग्राउंड से है। बहुत दूर दूर तक रिश्तेदार टीचिंग प्रोफेशन में भरे हुए हैं। 10 उंगली पे 10 तुमको हम अपने रिश्तेदार टीचर गिना देंगे, इंक्लूडिंग माई फादर। तो हमको पता है कि वो टीचर मेंटलिटी किस मेंटलिटी से कॉपी चेक करता है। इसलिए बार बार तुम लोग को हम एम्फेसिस करते हैं कि कुछ चीज़ें यूज़ करो। लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़ यूज़ करना अपने आंसर में, सर्विस सेक्टर का कहीं भी क्वेश्चन आए तो। ठीक, इससे वो खुश होगा इवैल्यूएटर, तुम्हारी कुछ कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करेगा। परफेक्ट तो लिख के आओगे नहीं, आगे कुछ कुछ गलती होंगी ही, तो उन गलतियों को ये तुम्हारा नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि तुमने एकदम इकोनॉमिक सर्वे का डाटा चिपकाया है। ठीक, और डाटा चिपकाना क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़ बोल दिया, याद नहीं रहेगा क्या? करवाओ ऐसे कि बच्चे के दिमाग में बैठा रहे। अब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें कहानी की तरह बैठेगी अगर वीडियो ध्यान से देखो तो। अभी तक 7 चैप्टर तक ये थोड़ा बड़ा बड़ा था, अब तो छोटा हो जाएगा। 15 मिनट में कहानी खत्म करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक, तो सर्विस सेक्टर शहरों में 62% जॉब दे रहा है, ओवरऑल इंडिया में 30% जॉब दे रहा है, इसलिए इसको लाइफ ब्लड ऑफ सिटीज़ कहा गया है, क्योंकि 62% जॉब दे रहा है। और देखो, हमेशा से रेजिलियंट एंड स्टडी रहा है, मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है सर्विस सेक्टर, ऊपर भी अभी चर्चा किए हैं। PMI एक्सपेंड कर गया है। PMI एक इंडेक्स होता है जो करंट अफेयर में आते रहता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा रहेगा, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा कि घट जाएगा। तो PMI ने अंदाज़ा लगाया है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर एक्सपेंड करेगा, मतलब सर्विस इनलार्ज होंगी, बढ़ेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेंगी ही। अब आ जाओ, जो हम बार बार तुमको बोलते हैं करंट अफेयर में कि तुमको बस इंडिया का डाटा दिख रहा है, पूरे दुनिया में कितनी तबाही मची है वो नहीं दिख रहा है। देखो, इंडिया का सर्विस सेक्टर 7.2% से ग्रो किया है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा, मोस्ट, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो किया है 7.2% से। यूरोपियन यूनियन का 1.5% मात्र ग्रो किया है, चाइना का मात्र 5% ग्रो किया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यूएस का बस, मतलब यूएस का तो ग्रो ही नहीं किया है, 0% ग्रोथ है सर्विस सेक्टर में। यूएस का 0% ग्रोथ है। इससे ये बात दिखाई जा, मतलब इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि यूएस के पॉलिसीज से यूएस के लोग ही खफा हो चुके हैं। जो तुमको हम बार बार बोलते हैं कि तुमको यूएस का डोमेस्टिक कंडीशन नहीं दिख रहा है ना, इसलिए तुमको लग रहा होगा कि अरे ट्रंप तो बवाल मचाएगा। अरे कुछ नहीं, ट्रंप को चुनाव अब लड़ना नहीं है, इसलिए वो भसर मचा रहे हैं। ट्रंप से पूरी दुनिया से ज़्यादा अमेरिका के लोग परेशान हो चुके हैं। और जीता जागता उदाहरण है, यूएस ने 0% ग्रोथ किया है। देखो ना,
मतलब कुछ किया ही नहीं है वहाँ पे तो तबाही मची हुई है ना अमेरिका में। कोई पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है, इन्फ्लेशन रेट इतना चला गया है, तो कहाँ से लोग सर्विस सेक्टर में ग्रो करेंगे? ग्रो ही नहीं की है। वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इतना लगा रहा है। अरे तुम्हारा आधा से ज़्यादा कारोबार तो इंडियन संभाल रहे हैं H1B वीज़ा पे, तभी तो 70% वीज़ा तुम H1B वीज़ा इंडिया को दे रहे हो। तो ये सारा ब्रेन ड्रेन, सर्विसेज में रेमिटेंसेस, ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट। H1B वीज़ा कराए हैं, वो क्या है? H1B वीज़ा कौन सा वीज़ा है? जॉब देते हैं हम अलग अलग नेशनल्स को, अलग अलग नेशनल्स अमेरिका में जाकर अपनी सर्विस ही तो दे रहे हैं, तो वो H1B वीज़ा सर्विस सेक्टर वालों को ही तो मिल रहा है कि वो यूएस जाकर काम करे। ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट कराए हैं कि नहीं, कि इंडिया का ब्रेन ड्रेन कर रहा है? सारा चीज़ करंट अफेयर से लिंक्ड है और तुम्हारे पास अब ऑथेंटिक डाटा तुम्हारे पास आ गया कि इंडिया का सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है पूरे दुनिया में। 7.2% से यूएस जीरो पे है, यूएस जीरो पे है। ध्यान रखना, जो तुमको हम बार बार बोल रहे थे कि तुमको यूएस के अंदर की कहानी नहीं पता है, देखो इकोनॉमिक सर्वे मेरे बात को सच कर रहा है। टूरिज्म, अभी एक हफ्ता पहले ही आंसर लिखे हो ना टूरिज्म पे, आ गया। टूरिज्म सेक्टर हमारा जो ग्रोथ है डोमेस्टिक टूरिस्ट का, वो 17.5% से ग्रो किया है। मतलब जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट है, मतलब इंडिया के अंदर ही जो डोमेस्टिक विजिट हो रहे हैं, वो 17.5% ग्रो किया है। इंटरनेशनल टूरिस्ट मतलब बाहर से जो फॉरेनर्स इंडिया घूमने आ रहे हैं, वो 8.9% ग्रो किया है। और एक साल में अगर हम देखें कि इंडिया में होटल ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, तो साल में 60% होटल्स हमेशा ऑक्यूपाइड रहे हैं, ये दिखाता है। और टूरिज्म अभी हम डिटेल में, मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, करंट अफेयर में किए हैं तुम लोग, आंसर राइटिंग भी किए हैं, ठीक किए हो कि टूरिज्म का डाटा तुमको हम बता दिए है कि नहीं। डाटा ग्रो किया है, ग्रो किया है, ग्रो किया है, डाटा यूज़ करना। इंडिया का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर भी ग्रो किया है, इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर भी ग्रो किया है, इंडिया का आईटी सेक्टर भी ग्रो किया है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जीसीसी जो हम बनाने की बात करते हैं, याद है एग्रीकल्चर में कराए हुए हैं जीसीसी क्या होता है, उसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए जीसीसी बनते हैं। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हमारे यहाँ इन्हेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बन गए हैं, अब 1700 हो गए हैं, ये ध्यान रखना। एक और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ले जाओ यार, एक और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ले जाओ। इंडियाज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट। तो कभी भी इकोसिस्टम स्टार्टअप से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पूरे दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट हो गया है। ठीक, मतलब टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स जो बिजनेस शुरू हो रहे हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुरू हो रहे हैं, 3rd नंबर का देश बन चुका है इंडिया। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, तो तीसरा नंबर वाला देश जो है वो भारत है। जैसे कि जेन एआई मतलब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, 3rd लार्जेस्ट हो चुका है। तो एआई से रिगार्डिंग कभी भी कोई क्वेश्चन आए, इंट्रोडक्शन तैयार है। एआई से रिगार्डिंग कभी भी कोई एस्से आ जाए, कोट और डाटा तैयार है। चलो आगे देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब अलग अलग हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ आया है, इंडस्ट्रीज़ रेजिलिएंट बनी है, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म की है। मीडियम और हाई टेक एक्टिविटीज़ वाली जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जिसमें मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ कुछ इंडस्ट्री होंगी जहाँ मीडियम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कुछ कुछ इंडस्ट्री होंगी जहाँ बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। तो जो मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ वाला है ना, वो इंडिया में 46% हो गया है और इंडिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू को इन्हेंस किया है इसने। ठीक, सीमेंट इंडस्ट्री भी ग्रो किया है, कोल भी ग्रो किया है, फार्मास्यूटिकल भी ग्रो किया है, फिनिश्ड स्टील वाली इंडस्ट्री भी ग्रो की है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रो की है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की भी इंडस्ट्री ग्रो की है। फार्मा, ऑटोमोबाइल, कोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं कि नहीं, आंसर राइटिंग करते रहते हैं कि नहीं। रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड देखें तो 9.13% हो गया है, बढ़ा है। उसी तरीके से ये तो मैन्युफैक्चरिंग का है। अब रियल इंडस्ट्रीज़ का ग्रॉस वैल्यू एडेड देखो तो 7.4% है, ये भी बढ़ा है। देखो एरो ऊपर की तरफ है ना, ऐसे मतलब बढ़ा है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है अभी ऊपर समझाए हैं, इकोनॉमिक्स में डिटेल में करा चुके हैं। एक और फैक्ट, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल्स से रिगार्डिंग आएगा तो ये यूज़ करना अपने आंसर में कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हमारे इंडिया में बहुत ग्रो किया है। जैसे कि जो मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो 30 गुना बढ़ी है, जितना पहले होता था उसके कंपैरिजन में हम 30 टाइम्स ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा किए हैं, ये फैक्ट ध्यान रखना। सब
कोई भी क्वेश्चन आए यूज करना है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे द ग्रोथ ऑफ कोल इंडस्ट्रीज इज एविडेंट। एज पर इकोनॉमिक सर्वे द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स इज एविडेंट। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भारत को तो हम पूरी दुनिया की फार्मेसी बोलते ही है ना। एक स्टेटमेंट हम बार बार करंट अफेयर में कराए हैं कि इंडिया इज कंसिडर्ड एज द फार्मेसी ऑफ एशिया, और इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कि ये पूरे दुनिया की फार्मेसी बन सकता है, मतलब पूरे दुनिया को दवाई हम दे सकते हैं दवाई बनाकर। लेकिन उस दवाई में दिक्कत ये है 70% API चाइना से ये एक्सपोर्ट, ये इम्पोर्ट हम करते हैं, सॉरी 70% चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो उसके क्रिटिसिज्म के साथ आंसर राइटिंग कराए हुए हैं, तो यूज़ करना है। अब इसमें तुमको हम परसेंटेज लिख देंगे ना, अलग अलग दिया हुआ है परसेंटेज, नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ना। हमको ईमानदारी से बता रहे हैं, हम 4-5 साल से इस दुनिया में घूम रहे हैं, हमको तो नहीं याद होता है। अब मेरे ख्याल से तुम लोग को भी याद नहीं होगा और खिचड़ी कर दोगे। जहाँ जितना हम परसेंटेज लिखे हैं उतना ध्यान रखना, उससे ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। जो 3x 10x यूज़ कर दिए हैं वो ध्यान रखना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं छूटेगा, भरोसा करना। ठीक, तुम खुद रियलाइज कर रहे होगे। आगे देखो 9वां चैप्टर है हमारा इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं। तो इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कैपेक्स, बजट में चर्चा किए थे ना। इंडिया में PPP मॉडल बढ़ा है, सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर बना रहे हैं। करंट अफेयर में जून का जो पहला न्यूज़ था डिलेड डिफेंस प्रोजेक्ट, उसी में तुमको हम कराए थे कि PPP मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 का जून का जो पहला दिन का पहला न्यूज़ था, उसी में PPP मॉडल की इंपॉर्टेंस कराए हैं। ऑल्दो बाद में भी रिपीटेड पे चला है, लेकिन PPP मॉडल बार बार तुमको हम बताए हैं कि सरकार जब आएगी और प्राइवेट प्लेयर्स जब मिलकर काम करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास स्किल वाले लोग वो ढूंढ लेगी, प्राइवेट प्लेयर पैसे लेकर आ जाएगी और सरकार क्लियरेंस जल्दी दिलवा देगी, सरकार लैंड एसेस जल्दी दिलवा देगी। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो बहुत तेज़ी से और इफिशियंट काम होगा। क्योंकि सरकारी काम की दिक्कत यही होती है ना कि करप्शन हो गया, फंड लूट लिया, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को तो इफिशियंसी चाहिए। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के फायदे नुकसान हम इसलिए न कराए थे कि कैपिटलिज्म हाईली इफिशियंट होता है, सोशलिज्म में कुछ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो जब PPP मॉडल का राइज हो रहा है तो ओवरऑल हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, फिजिकल कनेक्टिविटी हमारी इन्हेंस हो रही है। फिजिकल कनेक्टिविटी इन द सेंस हाईवे नेटवर्क बढ़े हैं, 60% इंक्रीज हो गया है। एग्रीकल्चर में जब कनेक्टिविटी वाली हम चीज़ें करते हैं, हाईवेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सब वाला जो कनेक्शन कराए थे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक सामान कैसे पहुंचेगा, एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचेगी, उस एग्रीकल्चर में एक ट्रांसपोर्ट लिंकेज का भी चैप्टर हम कराए थे। और अभी जब ज्योग्राफी करेंगे उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया आएगा, उसमें तुमको हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स कराएंगे। तो हाईवे नेटवर्क देखो, इंडिया में हाईवे नेटवर्क इन्हेंस हुआ है, 60% इंक्रीज किया है। लिखना, इंडिया में हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन गए हैं, 10 गुना हाई स्पीड कॉरिडोर्स में इंक्रीज हुआ है। रेल नेटवर्क इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हम कर रहे हैं रेल नेटवर्क में। इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया, अभी कल परसों 2 दिन पहले एक टॉपिक तुमको कराए हैं। लिखना, रेल नेटवर्क में इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। पोर्ट एंड कार्गो का भी डेवलपमेंट हुआ है। आज के डेट में हमारे पास 2771 एक्टिव पोर्ट्स हैं। हमारी टर्न अराउंड टाइम कम हो गई है। टर्न अराउंड टाइम मतलब ये इंडिया का बे ऑफ बंगाल का एक पोर्ट है, चलो विशाखापट्टनम का ये पोर्ट है, वाइजैक का पोर्ट है, नौसेना बाग हेडक्वार्टर। यहाँ मैं परीक्षा देने गया था ना इस नेवी के पोर्ट में, 12th का मेरा पेपर यहीं था, हमको याद है इसीलिए, विशाखापट्टनम का। तो ये बहुत बड़ा नेवी का पोर्ट है विशाखापट्टनम का, ईस्टर्न कमांड वाले रीजन में ये आता है। तो मान लो ये बे ऑफ बंगाल समुद्र है, ये विशाखापट्टनम का पोर्ट है। यहाँ पे एक शिप आया, कार्गो शिप आया, पूरा सामान से लदा हुआ है। अब ये शिप कितना देर में खाली होकर दोबारा रवाना होने के लिए तैयार हो जाएगा, इसी को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। कि ये शिप सामान लेकर आया, पार्क हो गया पोर्ट पे, अब पार्क होने के बाद ये खाली कितनी देर में होगा, मतलब अनलोडिंग इसका कितनी जल्दी होगा, और दोबारा चलने के लिए ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा, इसी को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम कम हो गया है, पहले ज़्यादा था, अब 30.8 घंटे में हम रेडी कर लेते हैं। मतलब कोई भी एक शिप आया, 30.08 आवर्स में इस शिप को दोबारा अनलोड कराकर, साफ सफाई कराकर, इसमें नेसेसरी फ्यूल पानी भरकर इसको दोबारा भेजने के लिए तैयार कर देंगे। ठीक, तो टर्न अराउंड टाइम इसी को बोलते हैं। ये हमारा कम गया है। और देखो, और एक करंट अफेयर में टॉपिक कराए हैं, इनलैंड वाटरवेज को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी तक का ट्रांसपोर्टेशन। इनलैंड वाटर मतलब बॉर्डर के अंदर जो हमारे नदियां हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भारत सरकार ग्रो कर रही है।
नॉर्थ ईस्ट के साथ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कारण हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग नदियों से हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो इंडिया में कार्गो मूवमेंट को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जाम्स कमें। इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, करंट अफेयर में कितनी बार किए हैं, तो ये भी डेवलप हो रहा है। इंडिया में पावर सेक्टर अच्छी हुई है, इंडिया में एवरेज पावर सप्लाई अच्छी हुई है, मतलब बिजली ज़्यादा मिल रहा है लोगों को। इंडिया में टेलीकॉम एसेस, तो अलग अलग लोग टेलीकॉम सेक्टर में ग्रो किए ही हैं, सबके पास मोबाइल आया है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड यूजर्स बढ़े हैं और 100 करोड़ हो गए हैं। अफोर्डेबल डाटा पैक्स आ गया है, और हर एक महीने अगर एवरेज हम निकालें तो भारत का एक इंसान 25 से 26 GB एक महीने में खर्च कर देता है, और ज़्यादा करता है, कम नहीं करता होगा यार। एक दिन में 5 GB लोग उड़ा रहे हैं। ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे का डाटा था अलग अलग सेक्टर्स के रिगार्डिंग। अब अगला चैप्टर देखो, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें ये इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है एक चीज़, बोला क्या है, गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को क्या, ये एडवाइस ये दिया गया है कि रिन्यूएबल सेक्टर में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे सोलर पावर है, ये सोलर पावर है, तो इसके लिए हम चाइना पे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, हमारे पास बैटरीज नहीं है, ये महंगा है। अगर मान लो बादल लगा है, धूप है ही नहीं, बादल लग गया, क्लाउड्स हैं, तो ये हमको बिजली कैसे देगा। तो ये सब चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने रिन्यूएबल एनर्जी के। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं तुमको अभी हम बता दिए, एरो बनाकर करंट अफेयर में डिस्कस भी किए हुए हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के चैलेंजेस क्या क्या है चैलेंजेस, कॉस्टली होता है, एसेस होगा कि नहीं, अलग अलग चैलेंजेस देखे हैं। इसलिए इस बार का जो ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे है, उसने फोकस किया है किस पे, कहा है कि ठीक है रिन्यूएबल सेक्टर को भी ग्रो करते रहो, लेकिन हम ज़्यादा फोकस न्यूक्लियर एनर्जी पे तो कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे तो कर सकते हैं। इसीलिए तो सरकार शांति एक्ट पास करा दी, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स न्यूक्लियर एनर्जी में बनाए, बिजली बनाए, और रिन्यूएबल बिजली मतलब सेफ, कम ग्रीन हाउस गैस वाला बिजली ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसमिशन हो लोगों को। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को अभी भी डेवलप करने में हमको टाइम लगेगा, हमको इंपोर्ट अपना कम करना होगा। अच्छा, हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ना चाइना पे कि हमको चाइना लिथियम देगा, बैटरी देगा, सेमीकंडक्टर्स के चिप देगा, तब हम बनाएंगे। मान लो विंड एनर्जी वाला टरबाइंस लगा लिए, हवा चलना बंद हो गई, कहाँ से बिजली बनाओगे। धूप पे सोलर पैनल लगा दिए, ठंड के मौसम में 10 दिन से धूप नहीं निकली है, चार्ज कहाँ से करोगे। तो सब में चैलेंजेस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो क्लाइमेट से चल रहे हैं वो क्लाइमेट पे डिपेंडेंट हैं, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने फोकस किया है कि क्यों ना न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जाए। अब न्यूक्लियर एनर्जी के फ़ायदे नुकसान आंसर राइटिंग कर चुके हो कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। शांति एक्ट का जिक्र किया है, शांति एक्ट डिटेल में 30 मिनट का एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, दिसंबर में देखो। और एक चीज़, इन्वायरमेंट क्लियरेंस आसानी से मिलने लगा है लोगों को, कन्वीनियंट प्रोसेस हो गया है। मतलब पहले ये था ना कि मान लो हमको कोई यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना है, तो हमको जल्दी से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंट के ये प्रोटोकॉल के कारण मेरा बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है। तो अब ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, मतलब सही हो गई है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस हमको आसानी से मिल जा रहा है, प्रोसेस कन्वीनियंट हो गया है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, फ़ायदे नुकसान, इसके लूप होल्स, अभी 1-1.5 महीने में आंसर राइटिंग किए हो कि नहीं देख लेना, हम कराए हैं कि नहीं वो छोड़ दो, आंसर राइटिंग किए हो कि नहीं देख लेना, किए हो आंसर राइटिंग। 11th टॉपिक पे आ जाओ, एजुकेशन एंड हेल्थ पे आ जाओ। तो भैया GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस मतलब टोटल, इनरोलमेंट रेशियो, GER का मतलब यही होता है, करंट अफेयर में हम बार बार पढ़ते रहते हैं, रेशियो। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक। तो तुम टोटल इनरोलमेंट रेशियो कह लो या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कह लो, मतलब सेम ही है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो एजुकेशन और हेल्थ में इकोनॉमिक सर्वे ने याद दिलाया है कि भारत का टारगेट है कि 2030 तक हमको 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने बच्चे, 100 में से कितने बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं। इनरोलमेंट मतलब इनरोल्ड ही होना ना, कि कितने लोग इनरोल्ड हैं इस बैच में, इस स्कूल में। तो हमारा टारगेट ये है कि भारत के 100% बच्चे 2030 तक स्कूल एजुकेशन में इनरोल्ड हो, मतलब 100% बच्चे इनरोलमेंट कराएं अपना। और दूसरा टारगेट क्या है,
50% इनरोलमेंट रेशियो बाई 2035, मतलब हायर एजुकेशन में। ये तो स्कूल लेवल 10th तक की हो गई। अब हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन होगा, मास्टर्स होगा, तो इसमें हमारा टारगेट थोड़ा कम है कि एटलीस्ट जितने बच्चे हैं उसका 50% तो ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में हायर एजुकेशन में इनरोल हों। ये हमारा 2 टारगेट है, ये याद दिलाया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे करेंटली देखो, आज के डेट में स्कूल का तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 90% है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों में। मतलब 6 से 8 तक के भारत में जितने भी बच्चे हैं उसका 90% बच्चा स्कूल जा रहा है। 9-10th का भारत का जितना बच्चा है उसका 78% बच्चा स्कूल में इनरोल्ड है, और 11-12th का जितना बच्चा है उसका 58.4% इनरोल्ड है। तो ये थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ाने की ज़रूरत तो इसको भी है, बढ़ाने की ज़रूरत तो इसको भी है। ठीक, ये थोड़ा ज़्यादा कम है। ये हो गया स्कूल लेवल पे। अब आ जाओ हायर एजुकेशन के लेवल पे। तो हायर एजुकेशन के लेवल पे 2022-23 में मात्र 29.5% लोग हायर एजुकेशन में जाते थे। ये बहुत कम है, ये बहुत लो था। लेकिन इस साल ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको और इम्प्रूव करना है। ये कंडीशन कम है हायर एजुकेशन में। ठीक, अब इंडिया ने अभी तक अलग अलग एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या क्या किए हैं। तो सरकार हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है, स्कूल्स देती है, ट्राइबल्स स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ERMS कितनी बार कराए हैं। अलग अलग सरकार स्कीम्स लेकर आई है। निपुण भारत कितनी बार कराए हैं। यूनिवर्सल फुल लेंथ लिटरेसी वाली जो प्रोग्राम FLN चला रही है सरकार, कितनी बार किए हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म, ये पॉइंट अपने एजुकेशन वाले पॉइंट में यूज़ करना कि सरकार मल्टीलिंगुअलिज्म भी प्रमोट कर रही है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। 3000 AI कंटेंट आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अलग अलग भाषा में हैं। अपार ID सरकार बनवा रही है। डिजिटल स्टडी मटेरियल सरकार बंटवाई है अंडर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसमें डिजिटल PDF सरकार ने बंटवाया है। 100% FDI अलाउ किया गया है एजुकेशन सेक्टर में। ठीक, और 15 फॉरेन इंस्टीट्यूट्स एक्सपेक्टेड हैं कि इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करेंगे। 15 विदेश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट आएंगे और इंडिया में सेटअप करेंगे। ये सब स्टेप्स हैं एजुकेशन के। लिखना। हेल्थ सेक्टर देखो, तो हेल्थ सेक्टर हमारा इन्हेंस हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कमी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो इन्फेंट डेथ कर जाते हैं ना, बार बार हम करंट अफेयर में करते रहते हैं, वो डिक्लाइन हुई है। न्यूट्रिशन इनटेक हमारा बढ़ा है, मतलब हम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी इन्हेंस हुई है। अब इंडिया में एक एवरेज इंसान 70.3 साल जिंदा रहता है, 70.3 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की हो गई है। तो इसमें भी सुधार आया है क्योंकि हेल्थ न्यूट्रिशन अच्छा हुआ है इंडिया में। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है करंट अफेयर में कराए हुए हैं। ये हमारा अच्छा हुआ है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, मतलब ये भी अच्छी चीज़ है। बेरोजगारी कमी है। फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, फीमेल बेरोजगारी भी कम हुई है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इंडस्ट्री ड्रिवन स्किल, मतलब हम ऐसी स्किल सिखा रहे हैं जो इंडस्ट्री में काम उनको आए, इंडस्ट्री में वो यूज़ करे उस स्किल का, मतलब जॉब इंटेंसिव स्किल हम उनको सिखा रहे हैं। लेबर रिफॉर्म किए हैं जिसमें अलग अलग फ्रेगमेंटेड लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में हम बांटे हैं। EPFO वाला जो था, 4 लेबर लॉज जो तुमको हम कराए हैं दिसंबर में, ये न्यूज़ में आया था, नवंबर दिसंबर में। तो लेबर लॉज किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस आसानी से हो इसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट किए हैं और एम्प्लॉयमेंट को एक्सपेंड किए हैं। ये हमारा था पूरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। 13th चैप्टर पर देखो तो रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, तो रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस की है उसकी बात कर रहा है। तो रूरल कनेक्टिविटी इन्हेंस हुआ है। कैसे इन्हेंस हुआ है देखो ना, हाईवे 60% ग्रो किया है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा है, रोडवेज अच्छा हो रहा है, जो हम फिजिकल कनेक्टिविटी ऊपर कराए हैं यहाँ तुमको। कहाँ यार ये सब, ये रेल नेटवर्क, ये सब कनेक्टिविटी तो इंश्योर कर रहा है। तो ओवरऑल जो रूरल कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी हुई है। पॉवर्टी कमा है तो सोसाइटी प्रोग्रेस भी कर रही है, गरीबी कमी है भारत में। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पॉवर्टी लाइन रिवाइज हो गया है, वर्ल्ड बैंक ने पहले ही ये कर दिया है $3 पर डे वाला सिस्टम। अच्छा ये चिंता मत करो, अभी तो पॉवर्टी स्टैटिक नहीं कराए हैं ना, पॉवर्टी के कॉजेज वगैरह करंट अफेयर में देखते हैं, तो एक पन्ने का ये नोट्स बनेगा, करा देंगे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम लिख दिए हैं। पहले पॉवर्टी लाइन कुछ और था, पॉवर्टी लाइन 5, 6, 7 साल 8 साल पहले से चेंज हो गई है। तो इंडिया में पॉवर्टी में कमा है,
कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, इंडिया में स्किल डेवलपमेंट बढ़ा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है? देखो, इंडिया में सारे गरीबों को घर मिला है, 2.9 लोगों को घर मिला है, हर घर, ये मतलब हमारा है ना ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसमें आवास देना है, कराया ना करंट अफेयर में, जिसमें घर दिया गया है, 2.9 करोड़ लोगों को घर मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जल भी हमने डेवलप किया है, जल, हर घर नल से जल, टैप वाटर, ये 81% के करीब हमने अचीव कर लिया है। ये तो अभी करंट अफेयर में रिसेंटली कराए हैं, रिसेंट जल जीवन मिशन तुमको कराए हैं, ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुआ है, रूरल लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है, और टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंटर्स हो गए। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इकोसिस्टम देखो, तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया को अलार्म किया है कि इंडिया के पास पोटेंशियल भी है कि वो एआई का यूज़ करे, लेकिन इंडिया के लिए चैलेंजेस है। तो पोटेंशियल और चैलेंजेस दोनों हैं इंडिया के लिए। कैन बी बून एंड बैन, लिखे हैं कि नहीं आंसर राइटिंग? बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी बून एंड बैन। मेरे ही वर्ड्स है ना जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, हाईलाइट कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को हाईलाइट किया है कि एआई हमारे लिए वरदान या अभिशाप दोनों हो सकता है, इसमें क्षमता भी है और चैलेंजेस भी हैं। हमको ज़रूरी है कि हमको एआई स्किल्स को स्कूल लेवल पर से देना शुरू करना होगा, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे जल्दी ग्रैस्प करेंगे चीज़ें को। हम 25 साल के एक यंग मास्टर्स के बच्चे को कॉपी कलम वाला नॉलेज दे दे और मास्टर्स के लेवल पे कहे कि वो एआई सीखे, तो सीखने को तो सीख जाएगा, लेकिन उसकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगा। तो स्कूल लेवल से अगर हम एआई को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो फास्ट ग्रोथ हम करेंगे। ये तो हम अपने आंसर राइटिंग के वे फॉरवर्ड में भी यूज़ करते हैं कि एआई को इनकॉर्पोरेट करो, कहाँ पे किस तरीके से एआई को यूज़ करना है वो बच्चों को दो, और एआई पे डिपेंडेंट मत बनाओ बच्चों को कि हर बात सोचने के लिए उनको गूगले ऑन करना पड़ रहा है, वो खुद से कुछ सोच के बना ही नहीं पा रहे हैं। आजकल के मेजर बच्चों की चैलेंज है यार। यहाँ हम एक दो छोटे बच्चों को, मतलब 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने सिली कॉमन सेंस के जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। हम कहें भाई तुम लोग बर्बाद हो चुके हो मोबाइल, एआई और यूट्यूब के चक्कर में, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये होता है ना कि राम ने आम खाया, तो बताओ आम किसके पेट में है? तो अब ये नहीं वो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि राम ने खाया तो राम के ही पेट में गया ना आम, श्याम के पेट में थोड़ी जाएगा। वो ऐसे लॉजिक वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सोचते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। मतलब ये हम देखे हैं, पढ़ाए हैं कुछ बच्चों को यहाँ, तो मतलब रिलेटिव ही हैं अगल बगल के, कभी कुछ पूछने आ गए। तो क्रिटिकल थिंकिंग इंडिया में जाता जा रहा है, सोच नहीं पा रहे हैं लोग। तो एआई स्किल को हमको स्कूल लेवल पे इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये एक अलार्मिंग चैलेंज आएगा। एआई से रिगार्डिंग टॉपिक बता दिया, और बाकी एआई का पहले भी डाटा बताए हैं। सबसे ज़्यादा डिजिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। 3rd नंबर का हम लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बने हैं। अलग अलग इंट्रोडक्शन तुमको हम ऊपर हाईलाइट किए हैं। 15वां चैप्टर देखो हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, हम अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। अब अर्बन डेवलपमेंट मतलब लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, इसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसी में एक टर्म होता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ये क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये एक जगह है, मान लो यूपी का जगह है, यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज़, लैंड है अवेलेबल, लेबर है अवेलेबल, गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, वो है अवेलेबल, मार्केट लिंकेज है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। तो जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, वो कहेंगे चलो यूपी में सब कुछ अच्छा है। अब ये सब लोग यूपी आए, और जितने भी अलग अलग इन्वेस्टर्स आए ना, जितने भी अलग अलग कंपनीज आई, ये सब आपस में कोलैबोरेट करेंगी, सब आपस में मिलेंगी कि कुछ हमको ज़रूरत हो तो तुम कर देना, तुमसे ज़रूरत हो तो हम कर लेंगे। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज मतलब ये 10th के एनसीईआरटी का लाइन है यार, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इकोनॉमीज आकर एकोमोडेट कर अलग अलग कंपनीज एक साथ काम कर रही है, एक दूसरे की मदद कर रही है, और कलेक्टिवली सरकार जो फ़ायदा दे रही है, यूपी भी तो फ़ायदा दे रहा था यहाँ। अरे यूपी भी तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाईवे नेटवर्क, ज़मीन, लेबर सब दे रहा था। तो ये अलग अलग फ़ायदा ले भी रही है अलग अलग कंपनीज, और एक साथ काम करके फ़ायदा दे भी रही है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज इन्हीं को बोलते हैं कि अलग अलग कंपनीज एक साथ आकर
कोऑपरेटिव वे में काम कर रही है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ को प्रमोट करना होगा अर्बनाइजेशन में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है। और क्या बोला है कि करना क्या क्या होगा कि अगर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ को हम करेंगे ना, तो जो अर्बनाइजेशन है वो लॉजिक के साथ अर्बनाइजेशन होगा, लॉजिकल अर्बनाइजेशन होगा। और एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ ही अंडरपिन करते हैं, मतलब ये एक मेन पिलर है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का। कैसे? एग्लोमरेशन इकोनॉमी से इफ़िशिएंट वर्कर्स और जॉब का मैचिंग होगा। जो इंसान जिस सेक्टर में काम करना चाह रहा है वहाँ काम करेगा, वर्कर्स जो स्किल्स सीखे हुए हैं उनको उसके हिसाब की जॉब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कंप्यूटर चलवाने वाले किसी एक आदमी से हम चना मूंगफली बिकवा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। जो जिसका स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि कॉपरेशन हो रहा है। इनोवेशंस आउटकम्स बढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग कंपनीज का एक साथ जुड़ के काम कर रही है ना, तो इनोवेशंस के आउटकम्स बढ़ेंगे। फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे वो लोग, अलग अलग सर्विस इनपुट शेयर करेंगे, फर्म का डायनेमिज्म बढ़ जाएगा कि अरे मेरा फर्म तो इतना बड़ा है, इतने लोगों के इतने अलग अलग कंपनीज के साथ मेरी लिंकेज है। जैसे कि मान लो ये अलग अलग एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आकर यहाँ पे कोलैबोरेट कर कर काम कर रही है। अब इसमें एक फर्म मेरा भी है, तो कहने के लिए हम डायनेमिक हुए ना कि मेरा इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है, तो ओवरऑल फर्म की डायनेमिज्म इंक्रीज हुई। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज से अर्बनाइजेशन एक लॉजिकल सेंस में होगा। तो अर्बनाइजेशन पे कभी क्वेश्चन आए तो लिखना, इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड टू प्रमोट एग्लोमरेशन इकोनॉमीज टू एक्चुअली प्रेजेंट ए लॉजिकल एंड सस्टेनेबल अर्बनाइज्ड सोसाइटी। तो अर्बनाइजेशन को अगर हमको सही से सस्टेनेबल वे में करना है तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज को हमको प्रमोट करना होगा। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज से इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा नहीं है, लेकिन एक और चीज़ होगी, रिसोर्सेस का इफ़िशिएंट यूज़ होगा, रिसोर्स वेस्टेज नहीं होंगे। ठीक, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और देखो, और ये तो हो गया हमारा 15 चैप्टर, लेकिन हमने ऊपर 16 चैप्टर लिखा है ना, तो 15 के पार्ट बी में ये दिया हुआ है, तो इसको हम 16 बोल दिए थे। पार्ट बी में ये है, कुछ सजेशंस इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है कि इंडिया को अभी मोबिलिटी इशू को अपना ठीक करने की ज़रूरत है। मोबिलिटी इशू मतलब हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से हमको ऑफिस जाना है, तो ये बीच का जो रास्ता हम पूरा करेंगे ये मोबिलिटी है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और ट्रैफिक जाम लग रहे हैं तो लोगों के प्रोडक्टिव घंटे का नुकसान हो रहा है, 2-2 3-3 घंटे लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। पहला चीज़ तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन दिया है कि इसको ठीक करो। दूसरा सजेशन ये दिया है कि इंडिया में जो लोग हैं और जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस हैं या ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके अंदर सिविक सेंस नहीं है यार, सिविक सेंस लाने की ज़रूरत है, मतलब बुद्धि लाने की ज़रूरत है। ठीक, सोशल ऑर्डर को डेवलप करने की ज़रूरत है कि लोग फालतू के, मतलब इस फालतू की चीज़ें ज़्यादा होती है ना सोसाइटी में, सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं रह गई है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। भले हम इंडियंस हैं, लेकिन ये बात माननी तो पड़ेगी कि सोशल ऑर्डर इंडिया में ना के बराबर है। लोग रोड पे चलना नहीं जानते हैं, बाकी चीज़ तो छोड़ दो। और रोड पे ना चलने के कारण कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, ये मतलब हम देख रहे हैं ना। कभी इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ना कभी रोड पे घूमो तो इन सब पढ़ा हुआ एक बार रेजोनेट करो माइंड में कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ रहे थे यार, और देखना रोड लाइव पे कि लोग करते क्या क्या है रोड पे। भाई ऐसे इलाहाबाद की गलियों में लोग घुसते हैं, रोड पे घुसते हैं, मत पूछो यार। हम खुद अगर हम 15 मिनट के लिए कहीं बाहर निकले हैं ना, इलाहाबाद में अभी ट्रैफिक का ये हाल है कि यहाँ से यहाँ अगर दूध लाने जाना है और अगर तुम 12-1 बजे निकल गए तो ये मात्र 100 मीटर की दूरी है, लेकिन तुमको ये पहुँचने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी लग सकता है। तुमको पैदल चलने की जगह नहीं है, चारों तरफ ई रिक्शा बाइक कसे पड़े हैं। अब इसमें से तुम घुस घुस के ऐसे सांप बन के रेंग रखते यहाँ दूध के पास पहुँचो। 2-4 मिनट यहाँ भीड़, दूध लो, फिर रेंगते घर आओ। पता चला आधा घंटा निकल गया एक दूध लाने में। काम कितने का था? 5 मिनट का भी नहीं था। तो ये 2 इशू को ठीक करने की ज़रूरत है। और ये रेंगना मुझे क्यों पड़ा? लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, कहीं से भी कहीं गाड़ी घुसा दिए हुए हैं। एक तो ये जब से ई रिक्शा आई है ना, ई रिक्शा वाले सबसे बवंडर मचाते हैं रोड पे। ये ई रिक्शा के नाम पे खरीद लिए हैं, वो इलेक्ट्रिक वाले कहीं घुसा दे रहे हैं यार। आधा से ज़्यादा 70-80% रोड ऑक्यूपाई ई रिक्शा वाले करके चलते हैं। वो बड़ा उनका वो हो गया हुआ है, मतलब उनको बहुत गुस्सा आता है ई रिक्शा को हम देखते हैं तो। एक तो वो इफिशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अरे ठीक है भले पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम उसमें 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो यार, तुम्हारी बॉडी टूट जाएगी। वो इतना बेकार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बड़े गड्ढे आएंगे पलट जाएगी वो, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है ई रिक्शा में।
अरे वो गली मोहल्ले घुमाने के लिए ही रिक्शा बना है भाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको डेवलप करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो स्कूटी है ईवी वाली और जो ई रिक्शा है वो लॉन्ग टूर के लिए नहीं बना है, सिटी राइड के लिए, हेवी ट्रैफिक के लिए वो नहीं बना है। वो छोटे मोटे तुमको सुपरमार्केट तक ले जाए, मॉल तक ले जाए, यहीं तक के लिए बना है। लेकिन ये ई रिक्शा वाले कहीं भी घुस गए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी है, यही सिविक सेंस सोशल ऑर्डर नहीं है इंडिया में। बस यही था इकोनॉमिक सर्वे। कितना टाइम लिए? ज़्यादा ले लिए क्या? 1.5 घंटा लिए हैं, लेकिन कंटेंट तुमको बढ़िया मिला है ना भाई? देर आए दुरुस्त आए। चलो टेक केयर। बजट आएगा, बजट कराते हैं, साथ में पॉलिटी भी डालते हैं।